हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटरिंग। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 का ही चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि मैं आपको कंप्लीट डाउट सोल्व कर पाऊँ। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सो आज का धमाकेदार सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक अपना क्या भाई, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर मान लो कि आप बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आप कैसे करोगे, अकेले करोगे ना, 4-5 लोगों के साथ करोगे ना, कि आप पूरा इंडिया में आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो कंपनी खोलोगे। ठीक है, तो ये सब को डिसाइड करना होता है। तो उसी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे एक सिंगल मालिक होता है जो एंटायर बिजनेस को चलाता है। वो एंटायर बिजनेस के रिस्क को लेता है, एंटायर बिजनेस को चलाता है, हर मैनेजमेंट के हर एक पार्ट में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, पूरा एंटायर बिजनेस को सिंगल हैंडेडली चलाता है। जैसे कि छोटा मोटा दुकानदार देख लो, बार्बर्स देख लो, तो ये सब खुद के बिजनेस को खुद को चला रहे नहीं चला रहे। तो इससे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जहाँ पे एक सिंगल ओनर होता है जो एंटायर सब कुछ करता है। वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, पैसा भी ले रहा है, कस्टमर को माल भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो होता है भैया सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फीचर्स पड़ते हैं। पहला बात, इसमें सिंगल ओनर होता है, एक ही मालिक होता है जो एंटायर बिजनेस को चलाता है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है और बंद करना भी बहुत ईजी होता है। अगर मन किया था शटर खुल गया, मन किया तो शटर डाउन, बंद बिजनेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाते हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होता है, और अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के हिसाब से होता है, ना कि बिजनेस मैन के हिसाब से होता है। तो भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसमें मालिक भी एक, उसका बिजनेस भी एक। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल, इसमें मालिक का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। मतलब मालिक की पूरा बिजनेस को कंट्रोल करके चलता है। यहाँ पे मालिक की भाई किंग मेकर है। फिर नेक्स्ट है भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे भैया मालिक का जो लाइबिलिटी होता है ना भाई, अनलिमिटेड होता है दोस्तों, अनलिमिटेड। मालिक का पर्सनल प्रॉपर्टी भी ना भाई दाव पे लग जाएगा अगर मालिक का कोई लाइबिलिटी है तो। ठीक है। फिर नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पे भैया जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉसेस को दूसरों के साथ शेयर नहीं किया जाता है। मालिक खुद के लिए कमाता है भाई, खुद के लिए मेहनत करेगा, खुद को प्रॉफिट अपना जेब में डालेगा। फिर रिस्क बियरर, यहाँ पे मालिक ही पूरा रिस्क बियरर करता है, पूरा का पूरा मालिक ही रिस्क लेता है। रिस्क है तो रिस्क है, सबको पता है भाई। फिर नेक्स्ट है टैक्सेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिजनेस इनकम इज रिपोर्टेड ऑन द ओनर्स पर्सनल इनकम टैक्सेशन अबॉर्डिंग द डबल। देखो टैक्सेशन, जैसे कि मान लो अगर मान लो कि कंपनी है तो कंपनी में कंपनी का टैक्स अलग लगता है और मालिक का भाई अलग लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भाई मालिक का टैक्स और उसके बिजनेस का दोनों कंबाइन ही करके ही लगता है। लिमिटेड लाइफ, देखो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप का भाई लाइफ बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि मालिक खत्म, बिजनेस खत्म। क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे कोई कुछ भी चीज़ का डिसीजन लेना है तो भैया डिसीजन बहुत फास्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? फास्ट होता है। सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड कीपिंग, यहाँ पे किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना बहुत सिंपल होता है। लिमिटेड फंड एक्सेस, यहाँ पे ज़्यादा फंड मिलेगा नहीं, लिमिटेड मालिक का पास फंड होता है, उसी से वो बिजनेस स्टार्ट करता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे एडवांटेज। इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है। इस बिजनेस में डायरेक्ट कंट्रोल मालिक का होता है, मालिक ही सब कुछ करता है। तो टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे मालिक को टैक्स बेनिफिट होता है क्योंकि इसको कुछ सेपरेट टैक्स पे करने का दरकार नहीं है, दोनों को मिलकर टैक्स एक ही टैक्स पे करना है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बिजनेस अपने हिसाब से चेंजेस को एडप्ट कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला डिसएडवांटेज का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अगर मालिक को अगर लाइबिलिटी देना पड़ा तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के देना पड़ेगा। लिमिटेड रिसोर्स, यहाँ पे मालिक के पास पैसा बहुत कम होता है, उसी पैसा से बिजनेस स्टार्ट करना होता है। लिमिटेड स्किल, आप देखो एक ही पर्सन क्या सब कुछ कर सकता है? पॉसिबल नहीं। एक ही पर्सन एक टाइम एक ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ही पर्सन सब कुछ करता है तो वो सब कुछ में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है भाई लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल। इसका ग्रोथ मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का ग्रोथ उतना नहीं होता, लिमिटेड होता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। तो जॉइंट, जैसे कि मान लो कि फैमिली बिजनेस के बारे में आपने सुना होगा, तो वही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। तो भैया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑल्सो नोन एज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो इट इज़ एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। ये इंडिया में सब बहुत पुराना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको गवर्न कौन करता है? ये कैसे बनाया गया है? हिंदू लॉ से। किसे? हिंदू लॉ। तो द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को बनाया गया है ये। ठीक है। ये बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पे जो भी बिजनेस का काम होता है, बिजनेस को चलाने का काम होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स ही के द्वारा ही होता है। द बेसिक मेंबरशिप इन द बिजनेस इन देखो, अगर मान लो कि आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बनना है, तब यार इस फैमिली में जन्म ले लो तो आप अल्टीमेट इस बिजनेस के क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे। यहाँ पे
बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पे बिजनेस को कंट्रोल पूरा का पूरा करता करता है। करता मतलब घर का सबसे सीनियर आदमी, दादाजी, बिजनेस को पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना आप लोग। अब इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देंगे। तो इसके फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन। पहला बात, जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर का नीड होता है। ठीक है, और पूर्वज के द्वारा मिला गया एक प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे कि आप जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन जो जन्म लेते साथ इसी का मेंबर बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे लाइबिलिटी के बारे में। तो भाई यहाँ पे ओनली जो करता, जो सबसे सीनियर मेंबर है घर का या बिजनेस का, उसी का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बाकी सभी का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। कंट्रोल इस बिजनेस में पूरा का पूरा कंट्रोल करता बोले तो घर के सबसे बड़े सिटीजन के पास होता है। कंटिन्यूटी, ये बिजनेस लंबा समय तक चलते रहता है क्योंकि दादाजी के बाद उसके बेटा, फिर बेटा का बेटा, तो लंबा समय तक चलते रहता है। माइनर मेंबर्स, इसमें माइनर इजिली मेंबर बन जाता है क्योंकि जॉइंट इंटू फैमिली का रूल ये है कि जन्म होते साथ ही आप मेंबर बन गए। मेरिट्स की बात करेंगे तो भैया इसको स्टार्ट करना बेसिकली बहुत इजी होता है क्योंकि 2 आदमी चाहिए, उतना लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए नहीं। इफेक्टिव कंट्रोल, इसमें कंट्रोल बहुत अच्छा था क्योंकि सिंगल पर्सन करता ही पूरा कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल बहुत ईजी बन जाता है। कंटिन्यू इन बिजनेस एक्सपीरियंस, ये लंबा समय तक चलते रहता है क्योंकि भैया दादाजी के बाद उनके बेटे के पास, उनके बेटे के पास, उनके बेटे से, ऐसा होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या होता है दोस्तों? लिमिटेड होता है, लेकिन कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, देखो इसमें लॉयल्टी बहुत अच्छा होता है क्योंकि देखो घर के सब मेंबर्स है तो सब मिलके खाने के टाइम में बात करेंगे भाई बिजनेस में ऐसा करो ऐसा करो, तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन बहुत अच्छा होता है। अब मेरिट्स तो डिमेरिट्स भी है। पहला बात, लिमिटेड रिसोर्स, जो हम लोगों को पूर्वज से मिला है उतना ही मेरे पास रिसोर्स है या हमारे पास रिसोर्स होता है, ज़्यादा रिसोर्स होता नहीं है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, जो कर्ता होता है सीनियर मेंबर होता है उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। फिर डोमिनेंस ऑफ कर्ता, देखो सम टाइम कर्ता का डोमिनेंस बिजनेस में बढ़ जाता है। कर्ता बोलेगा भाई ये कर सब, ऐसे बिजनेस में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब देखो कर्ता को क्या हर चीज़ का नॉलेज है क्या? नहीं है ना भाई, वो एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं लेकिन बाकी फील्ड में उतना एक्सपर्ट नहीं है, तो वह लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है। मिस यूज़ ऑफ पावर, कर्ता अपना पावर का मिस यूज़ भी कर सकता है, ये भी याद रखो क्योंकि सब पावर उसी के पास है। लिमिटेड मेंबर, इसमें हर कोई मेंबर्स नहीं बन सकता है, जो उस फैमिली के मेंबर है वही बन सकता है। फिर हम नेक्स्ट पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आएंगे और एक नए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे लोग आपस में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, आपस में ओनरशिप को डिवाइड करेंगे, आपस में अपने काम को बांटेंगे और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट या लॉसेस को भी आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो भैया वो कहलाता है भैया पार्टनरशिप बिजनेस। जहाँ पे जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर अपना अपना स्किल्स लेके आएंगे, अपने अपने नॉलेज को लेके आएंगे और बिजनेस को चलाएंगे, तो भैया वो कहलाता है पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया पार्टनरशिप स्टार्ट होता है एग्रीमेंट से, विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होगा। एग्रीमेंट में भी ओरल भी हो सकता है और मे भी रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी, देखो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, मान लो कि लेट्स सपोज ए, बी एन सी 3 पार्टनर है। ठीक है, मान लो कि बी एक दिन काम पे नहीं आया तो सी, ए और सी बी के बिहार में टोटली काम कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। मतलब कोई पार्टनर एक गायब भी रहेगा तो उसके बिहार में दूसरे पार्टनर काम कर सकते हैं, तो भैया उसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और यही माना जाए कि बी भी काम कर लिया। फिर नेक्स्ट है लाइबिलिटी। यहाँ पे पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी भी दाव पे लग सकता है अगर पार्टनर्स ने लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया तो। रिस्क बियरिंग, यहाँ पे भैया रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अगर बिजनेस चला नहीं, पार्टनर्स पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो भैया बिजनेस डूब सकता है, रिस्क रहता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सॉरी यहाँ पे रिस्क उतना नहीं रहता है, लिमिटेशन नहीं एक्चुअली। ठीक है, रिस्क बेरिंग का मतलब देखो यहाँ पे रिस्क उतना नहीं रहेगा लेकिन उतना भी नहीं रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि द बियर रिस्क इन्वॉल्व इन द रनिंग इन बिजनेस टीम, यहाँ पे टीम एक लेके चल रहा है ना, तो रिस्क सभी में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। रिस्क तो है, रिस्क है लेकिन उतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उतना ज़्यादा रिस्क है लेकिन उतना भी नहीं है। यहाँ पे रिस्क लोगों में क्या होता है? बट जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो रिवॉर्ड कम्स इन ए प्रॉफिट्स इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स एंड विच शेयर बाय द पार्टनर इज एग्रीड रिस्क। रिस्क होता है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा वाला में प्रॉफिट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। यहाँ पे डिसीजन सभी के सहमति से वोटिंग किया जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, कंट्रोल सभी के पास होता है। फिर नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे देखो मिनिमम मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? 50, मिनिमम 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका मेरिट्स क्या होगा? तो पहला मेरिट्स होगा कि ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग, पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना एंड क्लोज करना दोनों ही बहुत ईजी है।
बैलेंस डिसीजन, यहाँ पे जो भी डिसीजन लेते हो बहुत बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब क्या हो गया ना दोस्तों, यहाँ पे सबको मिलकर डिसीजन लेता है, 3-4 पार्टनर मिलकर लेंगे तो भैया डिसीजन अच्छा ही होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, मोर फंड्स। अब देखो इसमें क्या होता है ना, पैसा भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके लेके आएंगे तो फंड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिस्क, इसमें भैया रिस्क बढ़ जाता है लोगों में, तो भैया ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने डिसएडवांटेज नहीं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि लोगों में रिस्क बढ़ना तो अच्छा बात है, रिस्क बढ़ जाएगा तो रिस्क कम हो जाता है सभी का। फिर नेक्स्ट है सीक्रेसी। पार्टनरशिप बिजनेस बहुत सीक्रेसी से चलता है, मतलब सीक्रेट रहता है क्योंकि पार्टनर्स के बीच ही रहता है, सभी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहता है, बाहर में दिखाने का नीड नहीं है। फिर नेक्स्ट मेरिट से तो डिमेरिट से, पहला डिमेरिट से अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है दोस्तों, अनलिमिटेड, पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकता है। लिमिटेड रिसोर्स, अब देखो जितना ही पार्टनर आएगा उतना ही रिसोर्स आएगा ना, उतना ही पैसा आएगा ना, उससे तो आने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट है भाई क्या है, लिमिटेड रिसोर्स डबल डबल आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, लेक ऑफ, नेक्स्ट है भाई लेक ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है दोस्त, लेक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर मान लो कोई पार्टनर, लेट सपोज ऐसा हो गया कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है, ठीक है, ए बी सी कितना बार 3, अगर बी मर गया तो बिजनेस डिसकंटिन्यू भी हो सकता है, ठीक है, बिजनेस बंद भी हो सकता है, तो इसमें कंटिन्यूटी उतना अच्छा होता नहीं है। लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस उतना, मतलब पब्लिक का कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ना पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं होता क्योंकि बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिमेरिट्स है। ठीक है, ये सब क्या हो गया दोस्तों, डिमेरिट्स है किसके, पार्टनरशिप बिजनेस के। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। अब भाई टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस में आ रहा है, काम कर रहा है, डे बाय डे आ रहा है, काम कर रहा है, उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। एक होता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर मतलब एक पार्टनर जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब उसको मतलब नहीं, वो बिंदास सोया हुआ है, तो भैया होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक होता है सीक्रेट पार्टनर। क्या होता है दोस्तों सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर का मतलब उसने सब कुछ किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, काम भी कर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है, तो सीक्रेट पार्टनर होता है। एक होता है भैया नॉमिनल पार्टनर। क्या होता है भाई, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल द पार्टनर्स हु आर नॉट रियल पार्टनर्स ऑफ ए फॉर्म आर नोन एज द नॉमिनल पार्टनर, मतलब एक्चुअली में वो रियल पार्टनर नहीं होते, उसे हम लोग नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डू नॉट हैव ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म एंड डू नॉट गेट एनी शेयर्स इन द प्रॉफिट और लॉस, बट इज लाइबल लाइक अदर पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज फॉर द रीपेमेंट्स ऑफ द फॉर्म। तो ये होता है भैया नॉमिनल पार्टनर। जैसे कि मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है मान के चलो, तो मान लो ये तीनों बढ़िया दोस्त हैं, बढ़िया दोस्त हैं, तो तीनों को पैसा का नीड हुआ तो तीनों गए बैंक में। ठीक है, तो इनको लोन नहीं मिल रहा है, तो ये मेरे पास है, बोले भैया रोहित भैया आप आइए ना, तो मान लो कि मेरा नाम रोहित है, मैंने तो बी लिख दिया, तो मेरा नाम रोहित है, बोला भैया चलिए ना आपका बैंक में अच्छा जान पहचान है, हम लोग को लोन दिला दीजिएगा। तो हम गया इन लोगों के साथ, मैं गया इन लोगों के साथ, बोला कि चलो बैंक में मैं लेके जाता हूँ, तो इन लोगों को मैंने क्या किया, लोन दिला दिया। ठीक है, अब मैं इन लोगों के साथ गया। ठीक है, अगर इन केस मतलब बोलता नहीं है कि अगर इन लोग लाइबिलिटी नहीं दे पाए तो मुझे ही लास्ट में देना पड़ सकता है, तो ये होता है भैया नॉमिनल पार्टनर, क्योंकि बैंक मेरा मुंह देख के ही लोन इन लोगों को दिया है। फिर एक होता है नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल। नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल मतलब एन इंडिविजुअल हु बाय हिज ओन कंडक्ट और वर्ड्स एक्सेप्ट डेट फॉर ही इज ए पार्टनर ऑफ ए फॉर्म is known as the nominal partner by Stoppel. For example, Sumit, who is not a partner of ABC Limited, applies for a loan by telling the financier that he is a partner of that firm. देखो सुमित कोई पार्टनर नहीं, लेकिन फिर भी एक कंपनी के नाम पे क्या कर ले, लोन वगैरह ले लेता है। ठीक है, नाउ सुमित विल कंसिडर एज द नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल, मतलब उसने ऐसा कुछ, मतलब कोई पार्टनर कुछ, कोई मतलब कोई भी एक इंसान कुछ ऐसा कर दिया कि लग रहा है कि वो पार्टनर है, तो भैया उसे हम लोग नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपेल बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर होल्डिंग आउट का मतलब एन इंडिविजुअल हु इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए फॉर्म बट डज नॉट डिनाई व्हेन द अदर पीपल कॉल हिम ए पार्टनर ऑफ द फॉर्म इज नोन एज द नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय ए होल्डिंग आउट। मतलब एक ऐसा इंसान, मान लो कि कोई भी एक पर्सन हो गया जो सब कोई उसे सोचा कि वो पार्टनर है इस कंपनी का, क्योंकि देखो मान के चलो ए बी सी 3 दोस्त हैं मान के चलो, ठीक है, तो ए और बी ने कंपनी स्टार्ट किया और सी उसके कंपनी में हर दिन आता है, घूमता है, फिरता है, जाता है। ठीक है, तो सभी लोग सोच रहे हैं कि सी बी इसका पार्टनर है, सी बी ए बी सी का क्या है, ए और बी का क्या है, पार्टनर है। तो और सी को पूछ भी रहा है कोई कि भाई तुम इस कंपनी का पार्टनर, तो बोल रहा है कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो भाई ऐसा लगने से वो भी पार्टनर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल साइबा एन इज एक्टिव पार्टनर ऑफ ए फॉर्म अप्लाइज फॉर ए लोन फॉर द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, बैंक saying that the Akansa is also the partner of a firm to which Akansa shows no objection. In this case, Akansa will consider as a nominal partner by holding out. मतलब क्या साइबा ने आकांक्षा का नाम लेके लोन ले लिया
और एक्चुअली वो आकांक्षा कोई बिजनेस का पार्टनर नहीं है, लेकिन आकांक्षा का नाम है, तो भैया वो कहला देगा आपका नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में होगा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। तो एक होता है भैया पार्टनरशिप एट विल, मतलब दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिट एट विल ऑफ द पार्टनर, इट कैन कंटिन्यू एज अ लॉन्ग एज द पार्टनर वांट, मतलब जब तक पार्टनर चाहेगा कि मैं पार्टनर बना रहा हूँ तब तक वो पार्टनरशिप चलेगा, जहाँ पार्टनर नहीं चाहेगा वो पार्टनरशिप बना था। ये होता है भैया पार्टनरशिप एट विल। एक होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ, देखो सम टाइम हम लोग पार्टनरशिप बना रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो वो होता है भैया पार्टिकुलर पार्टनरशिप। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये हो गया। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर विद द अदर्स कॉमन पर्पस। ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद ए मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द लाइफ ऑफ मेंबर, लाइफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर, मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाएंगे कुछ बेसिक पर्पस या बेसिक ऑब्जेक्टिव के लिए, ग्रुप बना के काम करेंगे, फंड रेज करेंगे, फंड जमा करेंगे, ठीक है, लोगों को हेल्प करेंगे, तो भैया वो होता है भैया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है। तो यहाँ पे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक साथ मिल के सोसाइटी के बहुत सारे पीपल्स एक साथ मिल गए, 10 लोग मिल गए और साथ में मिल के काम करे, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमेशा रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंपल इनफ एंड मोस्ट what is required is the consent एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टार्ट करने एटलीस्ट 10 मेंबर का क्या चाहिए? रजामंदी चाहिए, ठीक है, फॉर्म में सोसाइटी को बनाने के लिए। ठीक है। अब फीचर्स बात करेंगे तो पहला पहला फीचर है वॉलेंट्री मेंबरशिप। यहाँ पे आपको मेंबर बनने के लिए खुद का मत होना चाहिए, मतलब खुद ही आप जाके मतलब मेंबरशिप ले सकते हो, इसके लिए आपको कोई फोर्स करने वाला, आपको मन है कि सोसाइटी में मेंबर बनेंगे तो बन सकते हो। फिर से सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे मालिक मतलब जो सोसाइटी के मेंबर्स होता है जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया वो अलग होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होती है, यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लाइबिलिटीज लिमिटेड होते हैं। डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक मतलब मेजर डिसीजन सब कोई मिल के ही लेता है, ठीक है, उसके लिए एक मैनेजिंग कमेटी का डिसाइड किया जाता है। सोशल वेलफेयर, यहाँ में कोई भी चीज़ किया जाता है सोसाइटी का वेलफेयर के लिए, पुअर पीपल वीकर सेक्शन को हेल्प किया जाता है इस पैसा के थ्रू। फिर नेक्स्ट होगा फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इसमें एंट्री लेना और एग्जिट लेना बहुत ईजी होता है। फिर डिमेरिट्स के बारे में मेरिट्स के तो मेरिट्स से अपना मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला बात मेरिट्स है कि भैया इसमें इक्वल वोटिंग राइट्स होता है, सभी का वोटिंग राइट्स में इक्वल होता है। अगर 10 मेंबर है तो 10 लोग अपने एक एक वोटिंग देंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी, हमें जो भी मेंबर्स होता है उसका लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होता है। स्टेबल एक्सीजेंस, ये लंबा समय तक चलते रहता है, क्योंकि डेथ भी हो गया या कोई बैंक करप्सी भी हो गया तो ये चलते रहेगा। इकोनॉमी ऑपरेशन, देखो द मेंबर्स ऑफ जनरली ऑफर सर्विस टू सोसाइटी, यहाँ पे जनरली मेंबर्स सोसाइटी को सर्विस ऑफर्स करते हैं, जैसे कि मिडिल मैन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मान लो देखो, अभी मान लो कि मैं एक चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मान लो कि मैं पानी का बोतल, मेरा एक छोटा मोटा दुकान है तो मैं पानी का बोतल लेके आ रहा हूँ और उससे बेच रहा हूँ, मान के चलो ऐसा हो गया, ठीक है। अब मान लो पानी का बोतल मैं किससे खरीद के लाऊंगा? होलसेलर से खरीद के लाऊंगा, तो मुझे ऑब्वियसली बात है 8 रुपीज़ में एक पानी का बोतल पड़ रहा है, ठीक है। अगर मान लो 10-12 लोग, 10 लोग ही मान के चलो एक सोसाइटी के आके बोलेंगे रोहित भाई चलो हमको भी तो सेम, हम लोग का भी बिजनेस है, हम लोग सब मिल के जाके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से पानी खरीद के बल्क में लाते हैं, तो इससे मिडिल मैन वाला झमेला खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो इससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? तो मिडिल मैन वाला झमेला खत्म हुआ, ये पानी का बोतल अब मुझे 6 रुपये में पड़ा तो मुझे 2 रुपये का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ। अभी ये सब सोसाइटीज़ को, मतलब जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं इनको गवर्नमेंट से भी पूरा हेल्प मिलता है। इनको फॉर्मेशन करना ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके फॉर्म किया जा सकता है। डिमेरिट्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स। अब देखो जब बहुत सारे लोग होंगे तब ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट होना तो लाजमी का बात है, होना ही है। लेक ऑफ एफिशिएंसी, अब देखो यहाँ पे जो भी होता है ना, यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उतने वो ट्रेंड नहीं होते हैं, सोसाइटी के लोग जो भी होंगे उतने ट्रेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उतना एफिशिएंसी से काम होता नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट सोसाइटी के लोग ही करते हैं। लेक ऑफ सिक्रेसी, अब सिक्रेसी इसमें होता नहीं, क्योंकि इस तरीके के सोसाइटीज़ को एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना होता है। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट इसको, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करते रहता है। लिमिटेड रिसोर्स में उतना ज़्यादा रिसोर्स होता नहीं है।
आप लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर मतलब जब बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स सब एक साथ जमा हो गए, अब उन लोग मिल के रॉ मटेरियल्स खरीद के ला रहे हैं, तो सामान बनाने का कॉस्टिंग कम हो जाएगा और बाद में वो ज़्यादा में बेचेंगे नहीं बेचेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एक होता है आपका भैया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब छोटे छोटे कंज्यूमर्स है जो सामान खरीद के लाते हैं होलसेलर से या किसी रिटेलर से। अब छोटे छोटे कस्टमर्स सब साथ में मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है जब साथ में मिलेंगे तो बल्क में उन लोग सामान खरीद के लाएंगे किसी से भी डायरेक्ट। अब होलसेलर का दरकार नहीं, डायरेक्ट वो चले गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके सामान खरीद के ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सामान का दाम कम होगा नहीं होगा, कंज्यूमर्स को फायदा होगा नहीं होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर नेक्स्ट होता है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब जितना भी छोटा छोटा फार्मर्स है लेट्स सपोज, तो सभी छोटे छोटे फार्मर्स एक साथ आ गया, मिल गया, ठीक है, और जाके बाजार से जाके रॉ मटेरियल्स जैसे कि मतलब बीज सीड्स ये सब खरीद के ला रहा है, ठीक है। बाद में सबको मिलके खेती बाड़ी कर रहा है, ट्रैक्टर वेक्टर सब साथ में मिलके ला रहा है, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फर्टिलाइजर केमिकल भी यूज़ कर रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, सब मिलके काम करेगा तो लोगों को बेनिफिट होगा, तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा। इसको बोलते हैं हम लोग फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एक होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जब छोटे छोटे मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मिल गए, ठीक है, और उन्होंने कुछ पैसा जमा करना स्टार्ट किया, और जिस किसी को भी पैसा का नीड होता है उन लोग उसे लोन में कम इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए, तो हो गया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एक होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जैसे गोकुल धाम सोसाइटीज है ना अपना, वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है। मान लो कि आप घर बनाने के लिए उतना आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, एक सोसाइटीज़ में ही घर बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ पैसा अपना कंट्रीब्यूट कर देगा, कुछ लोग भी और भी दूसरे दूसरे लोग कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उस वहाँ में क्या फॉर्म होता है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पे अपने ड्रीम घर भी हम लोग को मिल जाता है। फिर एक होता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब आप सामान को बेचने के लिए क्या होता है ना, सामान को बेचने के लिए एडवर्टाइज वगैरह करना होगा, मार्केटिंग वगैरह करना होता है, तो उसके लिए जब छोटे छोटे सभी लोग मिल जाएंगे और मार्केटिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट को, तो अच्छा रीच मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखो अभी हम लोग सीधा बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का बारे में, का मतलब ही होता है कंपनी। क्या है कंपनी, तो भैया कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन होता है। क्या होता है, एन एसोसिएशन ऑफ ए डिफरेंट इंडिविजुअल्स फॉर्म टू कैरी आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब बहुत सारा पर्सन का एक एसोसिएशन एक कंपनी को स्टार्ट करेगा उसे जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जानते हैं। दिस इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस फ्रॉम इट्स मेंबर। यहाँ पे कंपनी अलग होता है और मालिक भैया अलग होता है। यहाँ पे कंपनी और मालिक दोनों क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। बेसिकली a joint stock company is an artificial individual with a separate legal entity। एक joint मतलब जो कंपनी होता है joint stock कंपनी एक मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्या होता है, ये इसके मेंबर ये सब अलग होता है। कंपनी का एक कॉमन सील होता है, कंपनी को बनाया जाता है कंपनी से 2013 के द्वारा। इसका पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही बनाया जाता है, ठीक है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, तो ये आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाता है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर क्या, पहला बता सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मतलब ये सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ पे मेंबर्स अलग होंगे और कंपनी अलग होगा, मतलब मालिक अलग कंपनी अलग। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक इंडिविजुअल की तरह इंसान ही होते हैं, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल की तरह ही काम करते हैं, बट इसमें कोई फीलिंग इमोशन होता नहीं है। जैसे कि मान लो कि एक इंडिविजुअल, मान लो कि मैं अपना नाम मैं लेन ले सकता हूँ, तो कंपनी भी लेन ले सकती है, ऑब्वियसली बात है ले सकती है। मान लो कि मैं कुछ उल्टा फुल्टा करूँ, केस किस पे होगा, मेरे पे होगा ही नहीं होगा। तो उसी तरह अगर कंपनी भी उल्टा फुल्टा करती है तो केस किस पे होगा, ऑब्वियसली बात है कंपनी पे होगा। तो ये क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सब मतलब एक इंसान की तरह सब कुछ कर पा रहा है, बस फीलिंग और इमोशन नहीं है, इसे बनाया गया है लोग के द्वारा, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन की, इसमें रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मान लो कि ए ने कंपनी स्टार्ट किया था और ए मर गया, तो इसका जो भी सक्सेसर होगा वो बिजनेस को बाद में कंटिन्यू कर सकता है। कंपनी का एक कॉमन सील होता है। क्या होता है भाई, कॉमन सील होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉमन सील कंपनी का खुद का एक सिग्नेचर होता है। फिर ट्रांसफरेबिलिटी, इसमें क्या होता है, जो कंपनी का शेयर्स होता है, शेयर्स को टुकड़े टुकड़े में बांट के बाद में शेयर्स को हम लोग दूसरे को बेच भी सकते हैं, ठीक है, बेचते भी है। फिर नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे ओनरशिप और कंट्रोल दोनों अलग होता है। देखो ओनर ऑफ द कंपनी आर इट्स शेयर होल्डर हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो नोन एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो कंपनी को चलाते हैं बेसिकली। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि मालिक और दोनों अलग होता है, इसलिए लाइबिलिटी लिमिटेड है। एडवांटेज क्या है भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी का, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का एडवांटेज है भैया पहला बात है लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है यहाँ पे, ठीक है।
ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट बोले तो अगर कोई मर गया, कंपनी का कोई मर गया, तो उसको अपने जो भी सक्सेसर होगा उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनका कंपनी बिजनेस, ठीक है। एज ए शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर ट्रांसफरेबल एंड कैन इजिली bought and sold in the market. It brings the liquidity of the investment of the economy. The shareholder can एनी टाइम कन्वर्ट देयर शेयर। मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन में मैंने जो बताया वो, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा ना, कि जैसे कि मैंने बाय मिस्टेक बता दिया, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे होगा जो कंपनी का शेयर वगैरह होता है ना, तो कंपनी अपना शेयर्स को मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्लियर मैंने आपको समझाया भी था। परपेचुअल एक्सचेंज मतलब यही, यहाँ पे जो पॉइंट पहले मैंने बता दिया भूल से, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ में जो बिजनेस होगा, बिजनेस कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर मान लो कि वो मर भी गया ना, कोई ओनर मर भी गया, तो उसका जो भी होगा आपका सक्सेसर वो बिजनेस को चला सकता है। फिर नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपांसन। देखो, एक कंपनी हैज़ मोर स्कोप ऑफ एक्सपांसन एंड ग्रोथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसका ग्रोथ और एक्सपांसन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इफिशिएंट मैनेजमेंट, क्या दोस्तों, इफिशिएंट मैनेजमेंट, यहाँ पे जो मैनेजमेंट करता है ना भाई, एक्सपर्ट पीपल्स मैनेज करते हैं, क्योंकि कंपनी अब ऐसा हायर किसको करता है, एक्सपर्ट्स को। यहाँ पे कंपनी को मैनेज कौन, एक्सपर्ट पर्सन जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, तो भैया ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, देखो जो स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने कैपिटल, भैया पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे ये मालिक खुद से इन्वेस्ट करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स लेता है, और साथ ही साथ शेयर्स इशू कर देता है मार्केट में, जहाँ पे लोग उस शेयर्स को खरीद के क्या करते हैं भाई, खरीद के ओनर बन जाते हैं, शेयर ओनर बन जाते हैं कंपनी में। डिसएडवांटेज क्या है, तो भाई इसको बनाना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। लेक ऑफ सिक्रेसी, इसमें उतना सिक्रेसी होता नहीं, क्योंकि कंपनी अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है उसको प्रेजेंट करना होता है गवर्नमेंट के पास। इम्पर्सनल वर्क फॉर इन्वायरमेंट, देखो एज ए कंपनी इज मैनेज बाय हायर्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स ओनर्स, the professional get salary in return. There is no direct relationship between efforts and reward of the business. In the other words, if there is a increase the profits of the company, it will not increase the salary of a expert. अब देखो यहाँ पे इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे काम कौन करता है, एक्सपर्ट पर्सन करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्या एक्सपर्ट्स को भी मिलता है, क्या नहीं मिलता है, तो उनका सैलरी तो सडनली बढ़ता नहीं है, तो दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहता है, कि जिसके कारण वर्कर्स को उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है, लेक ऑफ मोटिवेशन होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, न्यूमरियस रेगुलेशन, भाई इसको बोला ही ना मैंने, बनाना बहुत रेगुलेशन रूल्स फॉलो करना होता है। डिले इन डिसीजन, में डिसीजन लेना बहुत डिले होता है, क्योंकि अगर मान लो कि सबसे लोएस्ट, मान लो कि कोई वर्कर को प्रॉब्लम है कंपनी में, तो वो अपने बॉस को बोलेगा, वो अपने बॉस को बोलेगा, फिर टॉप लेवल में जाएगा, फिर प्रॉब्लम सोल्व होता है, टाइम लग जाता है, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या आपका, although it is said the democratic setup exists, the company through this existence only appears and not in real life। देखो कंपनी का जो ट्रूथ बात होता है, सही बात होता है, ओनली पेपर पे ही सही रहता है, रियल लाइफ में वो काम आता नहीं है। इन रियलिटी, कंट्रोल ऑफ ए कंपनी इज इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल्स ओनली हु आर नोन एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। द डायरेक्टर्स take every decision of the company and do so by keeping their personal benefits and interest in their minds, do not think about the interest of the company। यहाँ में देखो ओलीगार्चिक मैनेजमेंट होता है। यहाँ में क्या होता है, ओलीगार्चिक मैनेजमेंट। ओलीगार्चिक मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे जो भी कंपनी कौन कर जाता है, एक्सपर्ट पर्सन जिसे कंपनी ने हायर किया, तो सम टाइम क्या होता है ना, उन लोग अपना बेनिफिट के लिए देखने लगता है, कंपनी का बेनिफिट सोचते नहीं है, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारा पर्सन है, बहुत सारा लोग है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना लाजमी बात है। फिर टाइप्स ऑफ कंपनी, सबसे पहला कंपनी कौन होता है, प्राइवेट कंपनी। तो ये प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो कंपनी से सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में रजिस्टर होता है, जिसमें मिनिमम टू मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एवरी लिखा ना, हाउ एवर दिस फिगर सेल बी एक्सक्लूड एम्प्लॉयड एंड एक्स एम्प्लॉय, मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी होता है। देखो इसमें कोई वोटिंग, देखो इसमें होता है ना, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू मेंबर्स टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब यहाँ पे अगर मालिक के पास कोई शेयर है, मतलब शेयर होल्डर के पास कोई शेयर है, तो उसको ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन होता है, फटाक से शेयर को ट्रांसफर किया नहीं जा सकता है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट जनरल, देखो जैसे कि कंपनी, जो स्टॉक कंपनी में क्या था कि कंपनी अपना शेयर मार्केट में बेच सकता है, ओपन मार्केट में, यहाँ पे ऐसा कंपनी कर नहीं सकता, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू यूज़ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। देखो यहाँ पे हमेशा कंपनी क्या करता है, प्राइवेट कंपनी से पहले प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड यूज़ करता है, ठीक है। मतलब पहले हमेशा क्या होगा, कंपनी के मतलब जैसे होगा ना, प्राइवेट कंपनी, जैसे कि हमें देखो यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू यूज़ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इज नेम। जैसे कि मतलब सनराइज प्राइवेट लिमिटेड, रोहित प्राइवेट लिमिटेड,
मतलब नाम के बाद हमेशा प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो सबसेक्शन 71 में रजिस्टर होगा कंपनी से 2013 में, ठीक है। टू एस्टेब्लिश द पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स होता है इसमें, मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट होता नहीं है। इन केस पब्लिक कंपनी देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग एंड सेलिंग सर, इसमें शेयर को खरीदना और बेचने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ए पब्लिक कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी टू एड द वर्ड लिमिटेड, ये हमें पब्लिक कंपनी को अपने नाम के बाद लिमिटेड लगाना होता है। अब प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लगता था, इसमें ओनली लिमिटेड लगेगा। हाउ एवर ए प्राइवेट कंपनी इज ए सब्सिडी कंपनी ऑफ ए प्राइवेट इज ऑल्सो ट्रेडेड ए पब्लिक कंपनी। अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडी कंपनी, तो उससे भी पब्लिक माना जाता है। अब देखो, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक यहाँ पे और देख लो, यहाँ पे एक डिफरेंस देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 चाहिए, पब्लिक को प्राइवेट को 2 चाहिए। इसमें मेंबर्स अनलिमिटेड होंगे, इसमें मेंबर्स 2 होंगे। इसमें मिनिमम डायरेक्टर सबके 3 होंगे, तो इसमें मिनिमम डायरेक्टर सबके 2 होंगे। यहाँ पे देखो पब्लिक कंपनी में आपका शेयर को ट्रांसफर करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। देखो पब्लिक कंपनी अपने शेयर को मार्केट में बेच सकते हैं, तो इसको प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं कर सकते। अब बात करेंगे, देखो आपने बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट रहेगा, अब हम लोग वो बात करने वाले हैं। तो चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला होता है देखो कॉस्ट एंड इज इन सेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो मान लो ऐसा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेटअप करना बहुत ईजी हो, जिसको सेटअप करने के लिए कॉस्ट बहुत कम लग रहा हो, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है भैया? पार्टनरशिप या तो प्रोप्राइटरशिप। अगर मान लो आपके पास पैसा कम है, ठीक है, आपके पास पैसा कम है और आपको इजीली बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो आप हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप या तो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको मान लो कि कंपनी वगैरह या पार्टनर या आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आपको कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो स्टार्टिंग अप न्यू बिजनेस और एक्सपांडिंग द एग्जिस्टिंग नीड्स some cost. The first and crucial consideration of the selection of the forms of organization is the cost and ease of forming the organization. It is too easy to start a sole proprietorship business with a minimum cost or fewer legal requirements. Forming by the partnership also require the less cost and legal formalities. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है by taking the course and easing setting of the organization into the consideration for the selecting forms of organization, it can be concluded that the sole proprietorship is an appropriate forms. It involves the less cost and legal requirements. अगर मान लो कि आपको easy setup करना है बिजनेस को, या आपको उतना लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करना, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कहाँ गया? फिर नेक्स्ट लाइबिलिटी के मामले में, अगर मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है ना, इसमें जो जो भी मेंबर्स उसके लाइबिलिटी अनलिमिटेड होंगे, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट करो, तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो भाई जहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो वहाँ पे भैया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकता है, वहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए क्या? बड़ा बड़ा कंपनीज को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बड़ा बड़ा कंपनीज में क्या होता है? लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। क्या होता है भाई? लिमिटेड होता है। अगर कुछ होता भी है, तो मेंबर्स जो भी कंपनी के मेंबर्स होंगे उसका लाइबिलिटी लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड होगा नहीं। कंटिन्यूटी के मामलों में देखो, अगर कंटिन्यू आपको लंबा समय तक बिजनेस को चलाना है, तो फिर भी आपका सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप उतना अच्छा नहीं होता। अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर मर गया या मालिक ही मर गया सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपको लंबा समय तक बिजनेस चलाना है, तो आपको कंपनी स्टार्ट करो, क्योंकि कंपनी या जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस ये लंबा समय तक चलता है। तो कंटिन्यूटी के मामलों में भैया जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस या आपका कंपनी स्टार्ट अच्छा होगा। मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर मान लो कि आपका कंपनी जहाँ पे मैनेजमेंट का उतना नीड नहीं है, जहाँ पे आप खुद ही मैनेज कर सकते हो, तो वहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे एक्सपर्ट लोगों की दरकार होगा, एक्सपर्ट लोगों की नीड होगा, तो वहाँ पे आपको करना होगा क्या? कंपनी स्टार्ट करना होगा, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट का नीड होने वाला है। फिर कैपिटल कंसिडरेशन, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, तो भैया बड़ा कंपनी स्टार्ट करो। आपको उतना कैपिटल कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। लिखा ना, कैपिटल और फाइनेंस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टार्टिंग और एक्सपांडिंग इन एनी फॉर्म
culture. Therefore, it is essential determined in advance of the total finance required by an entrepreneur for the opening of the business organization. If the owner of the business require less capital and can manage the capital requirement from his own resource, then the sole proprietorship is suitable. मतलब कि जहाँ पे उतना कैपिटल का नीड नहीं होगा, कैपिटल खुद से इन्वेस्ट कर से हो जाएगा, तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करो. लेकिन जहाँ पे पैसा का नीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो वहाँ पे आप कंपनी स्टार्ट करो. फिर डिग्री ऑफ कंट्रोल. अगर मान लो आपको आपके बिजनेस में फुल्ली कंट्रोल आपका चाहिए, हर टाइम आपका कंट्रोल चाहिए, तब यह सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट होगा, क्योंकि आपको हर टाइम बिजनेस में डायरेक्ट कंट्रोल मिलने वाला है, लेकिन दूसरे बिजनेस में आपको उतना मिलने वाला नहीं है. नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है. अगर लास्ट कंसिडरेशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द नेचर ऑफ ए बिजनेस. इफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर, अगर मान लो कि ओनर चाहता है कि मैं डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टेक्ट बना के रखो, तो भैया सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है. लेकिन अगर चाहता है कि मेरा तो बिजनेस पूरा प्रोफेशनल मैनेज करेंगे, तो भैया वो होता है भैया कौन सा, कंपनी चूज करो. ठीक है. वो सब आपके लिए बढ़िया होता है. लिखा है ना, पार्टनरशिप इज प्रेफर फॉर द पर्सनल सर्विस. हाउ फॉर द लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑडियंस. अगर बड़ा बड़ा आपको मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म खोलना है, तो भैया तो वो आपके लिए कंपनी ही बेस्ट रहेगा. तो इस तरीके से हम लोग का ये भी चैप्टर होता है समाप्त. तो मिलता है हमारे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 2 भी 1 शॉट में रिवीजन करा के दूंगा. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूनिट 1 का भी नोट्स लिंक डाल दिया है, और यूनिट 2 का भी लिंक मैंने PDF का डाल दिया, तो जाके गो थ्रू करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो.